नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हाँ नमस्कार। ये किताब पैसे को लेकर हमारी सोच पर ज्यादा फोकस करती है, ना कि सिर्फ नंबरों पर। बिल्कुल, ये कोई टिपिकल फाइनेंस गाइड नहीं है, बल्कि ये समझाती है कि हम पैसे से जुड़े फैसले क्यों और कैसे लेते हैं। साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे। सही कहा। तो चलिए इसके कुछ खास आइडियाज पर बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे जरूरी विचार ये है कि पैसे के मामले में आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका व्यवहार कैसा है। मतलब धैर्य रखना या डर और लालच में न बहना, ये चीजें शायद मुश्किल फाइनेंस समझने से ज्यादा जरूरी हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। ये असल में जानना और करना, इसके बीच का फर्क है। जानकारी होना एक बात है, पर उस पर टिके रहना, वैसा व्यवहार करना, वो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, और अक्सर ज्यादा मुश्किल भी। हाँ, ज्यादा मुश्किल और ज्यादा जरूरी भी। जैसा किताब कहती है, व्यवहार ही है जो लंबे समय में नतीजे तय करता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है किस्मत और जोखिम का। किताब कहती है कि कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है, क्योंकि लक यानी किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स का उदाहरण भी है इसमें। हाँ, वो उदाहरण काफी दिलचस्प है। उन्हें स्कूल में कंप्यूटर मिला, ये तो किस्मत थी, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, मेहनत की। तो ये समझने से क्या फायदा? मतलब ठीक है, लक होता है। देखिए, फायदा ये है कि हम ज्यादा विनम्र बनते हैं और यथार्थवादी भी। हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही। अपनी सफलता पर ज्यादा घमंड नहीं और दूसरों की असफलता पर शायद थोड़ी ज्यादा सहानुभूति रख पाते हैं। बिल्कुल। और हम सिर्फ नतीजों को नहीं, बल्कि उसमें शामिल अनिश्चितताओं को भी बेहतर समझ पाते हैं। फिर आती है कंपाउंडिंग की बात। वॉरेन बफे वाला आंकड़ा तो कमाल का है। हाँ, वो तो वाकई चौंकाने वाला है कि उनकी लगभग 81-82 अरब डॉलर की दौलत 65 साल की उम्र के बाद बनी। सोचिए, इससे क्या सीख मिलती है हमें? सबसे बड़ी सीख है लंबे समय तक टिके रहने की ताकत, कंपाउंडिंग का जादू। मतलब ऐसा नहीं कि रोज कुछ असाधारण करना है। नहीं, जरूरी नहीं। ज्यादा जरूरी है कि आप लगातार, चाहे थोड़ा ही सही, पर करते रहें और उसे समय दें, सालों तक। समय सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। बिल्कुल। धीरज और समय, ये सबसे बड़े मल्टीप्लायर हैं। किताब में एक और विचार है जो मुझे थोड़ा हटके लगा, कि हमेशा सबसे तर्कसंगत यानी रैशनल फैसला लेना जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उचित यानी रीजनेबल फैसला बेहतर हो सकता है। वो फैसला जिसके साथ हम जी सकें, टिके रह सकें। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये पर्सनल फाइनेंस के पर्सनल वाले हिस्से पर जोर देता है। मतलब ये कि जो चीज आपको रात को सुकून की नींद दे, वो शायद गणित के हिसाब से बेस्ट ना हो, पर आपके लिए वो ही बेस्ट है। जैसे लोन जल्दी चुका देना, भले निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिल सकता हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर लोन का बोझ आपको परेशान कर रहा है, तो उसे हटाना आपको मानसिक शांति देगा और आप लंबे समय तक अपनी रणनीति पर टिके रह पाएंगे। ये बात तो सही है। व्यवहार फिर से आ गया। हाँ, घूम फिर कर बात वहीं आती है। और दौलत की परिभाषा। किताब कहती है असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। ये बहुत गहरा विचार है। फैंसी कारें, बड़े घर, ये सब नहीं, बल्कि वो पैसा जो बचाया गया, जो निवेश किया गया। सही कहा। ये इनकम और वेल्थ यानी कमाई और संपत्ति के बीच का फर्क दिखाता है। ज्यादा कमाना मतलब अमीर होना नहीं है। अच्छा। हाँ, अमीर वो है जिसके पास संपत्ति है, और संपत्ति बनती है कमाई और खर्च के बीच के अंतर से, जिसे बचाया जाता है और फिर बढ़ाया जाता है। और दिखावा करना? किताब के मुताबिक वो दौलत कम करने का सबसे तेज तरीका है। वाह, सीधी बात। बिल्कुल। और फिर वो सवाल, पर्याप्त कितना है? इनफ इज इनफ कहना, ये सबसे मुश्किल है शायद। हाँ, ये बहुत ही मुश्किल है। किताब कहती है कि ये सबसे जरूरी वित्तीय स्किल है, अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट करते रहने से रोकना। क्योंकि हमेशा और ज्यादा की चाहत रहेगी तो संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, है ना? बिल्कुल, एक अंतहीन दौड़ बन जाती है वो। इसलिए अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं, अपना पर्याप्त तय करना बहुत जरूरी है। संतुष्टि उसी में है शायद। हाँ, लक्ष्य बनाना और उन्हें हासिल करना, ना कि बस लक्ष्य को आगे बढ़ाते जाना। संक्षेप में किताब में कुछ और बातें भी हैं, जैसे वो टेल इवेंट्स वाली बात। हाँ, कि कुछ गिनी चुनी बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं ही सबसे ज्यादा असर डालती हैं हमारे फाइनेंस पर। और ये कि दूसरों की नकल मत करो, अपनी सिचुएशन देखो। बिल्कुल। आपकी जरूरतें, आपका रिस्क लेने की क्षमता सब अलग है, तो आपकी योजना भी अलग होनी चाहिए। किताब की भाषा काफी सरल है, कहानियों के जरिए समझाती है,
हालांकि कुछ बातें रिपीट होती लगती हैं। हाँ, वो है। और ये कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देती। नहीं, ये स्ट्रैटेजी गाइड नहीं है, ये सोच बदलने वाली किताब ज्यादा है। तो कुल मिलाकर सार यही है कि पैसा मैनेज करना सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, ये बहुत हद तक साइकोलॉजी का खेल है। हाँ, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार, ये सब बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। ये समझना कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, शायद यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्किल है। सही कहा, ये किताब वाकई हमें पैसे के साथ अपने रिश्ते को थोड़ा और गहराई से देखने पर मजबूर करती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, अगर पैसा वाकई व्यवहार का खेल ज्यादा है, तो क्या हम रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं, बिना इनकम बढ़े भी? सोचने वाली बात है, बहुत दिलचस्प।